बच्चे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है ना, वो क्या कर सकता है, मेंबर्स को बोल सकता है कि तुम अपने अपने शेयर के हिसाब से कंट्रीब्यूट करो, जब कंपनी क्या है बच्चे, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। उसके बाद मेंबर्स कैन ओनली बी कॉल्ड अपॉन ऑन द वाइंडिंग अप द कंपनी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन, मैंने कल ही बता दिया। तो लिमिटेड बाय शेयर समझ आया, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। यस। बुक में बुक पकड़ा। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज बालो। ठीक है। The Supreme Court had laid down that the right of guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of its interest in the company is on different footing than that of a company limited by share. The membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि राइट ऑफ गारंटी में जो कंपनी है ना, जो कंपनी है बच्चे, वो क्या कर सकती है, मना कर सकती है कि अगर आपने अपना इंटरेस्ट जो है किसी और को ट्रांसफर कर दिया, मतलब गारंटी थी, आपने गारंटी ले रखी है कि मैं आपको ही पैसा दूंगा, लेकिन आपने इंटरेस्ट किसी और को जो है ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मतलब आपने बोल दिया कि ये गारंटी देगा या मैं इसको ही पैसा दूंगा। तो कह रहे हैं तो कंपनी वहां पे मना कर सकती है, वो कह सकती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझे ही पैसे दोगे, तो मुझे ही दोगे, इन द केस ऑफ व्हाट, वाइंडिंग अप। ठीक है। तो कह रहे हैं इस केस में जो एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट फुटिंग पे खड़े होते हैं, डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। ठीक है। तो यस, आप ये अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कि नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लो जो है, ये एक केस लॉ है इन केस ऑफ व्हाट, गारंटी बाय शेयर्स। ठीक है। आज समझ आया बेटा। अगला ओपीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है सब में से। हाँ अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इतना टाइम से पूछा तो नहीं है, मे बी गारंटी बाय गारंटी के ऊपर आपके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले रहे। आलू ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स बेटा, नया फॉर्म ऑफ कंपनी बच्चे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इस कंपनीज एक्ट में, वो है ओपीसी। ठीक है। ओपीसी क्या है बच्चे, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आया था सितंबर में। 1% कंपनी बच्चे, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, याद है। हाँ, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, एक ही ओनर होता था। इसमें भी बस बच्चे एक ही ओनर है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। अब कह रहे हैं कंपनी क्या कहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रखना चाहते थे, पर वो सोल कंपनी नहीं करना चाहते थे स्टार्ट, है ना, क्योंकि उनको ये डर लगता था कि मैं सारा सारा पूरा बिक जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि कंपनीज ने अपने आप को, ताकि जो लोग हैं कॉर्पोरेट बन सके, ज्यादा से ज्यादा रहे बच्चा, ट्रांसपेरेंसी रहे, और एक जो है कोई भी चीज है वो रेगुलेटेड रहे, कॉर्पोरेट रहे, राइट। तो उसकी वजह से बच्चे सोल प्रोप्राइटर की जगह अब एक न्यू ये फॉर्म ऑफ बिजनेस आया, ओपीसी, 1% कंपनी। इसका सेक्शन भी बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन क्या है, टू सबसेक्शन 62। व्हाई, बिकॉज दिस इज जनरली आस्क्ड इन द पेपर, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर इसका नॉमिनी के ऊपर अभी हम पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो ओपीसी जो है बच्चे, ये एक न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी आया, जिसमें एक इंसान जो कि अकेले बिजनेस करना चाहता है विदाउट इंटरफेरेंस, वो कर सकता है। बस यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि वो कॉर्पोरेट फॉर्म रहेगा। ठीक है। लोग पहले डर के अपने आप को बच्चे कंपनी में फॉर्म नहीं करते थे। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जो है फेल होने लग गया था। तो कंपनीज ने इस चीज को रियलाइज किया कि लोग जो है वो डर रहे थे इस वजह से, अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। इस वजह से बच्चे उनको क्या कहा गया कि आप, ये न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है। जिसका नाम क्या है, ओपीसी, 1% ओपीसी सेक्शन क्या है, कंपनी। टू सबसेक्शन 62। क्या सेक्शन है, टू सबसेक्शन 62। 2 सबसेक्शन 62। बच्चे मैंने आपको बताया वो कहाँ आती है, सेक्शन 2 के अंदर है। सब सेक्शन इसका क्या है, 62। ठीक है बच्चे, Companies Act 13 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. Section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013 defines OPC as a company which has only one person as a member, जिसमें एक ही member है। ठीक है।
फिर one person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. वो एक corporate entity हम चाहते हैं कि corporate रहे, ठीक है ना। किसके लिए? एक तो entrepreneurship के मतलब लोग जो है वो अपने आप से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, एंड कि वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो, ठीक है, रेगुलराइज्ड हो, मतलब वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सेटअप किए हैं कंपनीज के अंदर वो इसको फॉलो करें, ठीक है बेटा। और क्या करें, बिजनेस बढ़ाए आगे, ठीक है। ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और बिकॉज एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी है और यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है। उस केस में मुझे सेपरेट लीगल एंटिटी यूजुअली नहीं एग्जिस्ट कर पाती, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है बट विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। Of the member, whereas in sale sole proprietor the liability of the owner is not restricted only up to owners, बल्कि टोटल क्या है, पर्सनल भी है, ऑफिशियल प्लस पर्सनल, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। ये लाइन लिखिए बच्चे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(c) of the Companies Act 13, OPC is a private company with a minimum paid up capital as may be prescribed and has at least one member, ठीक है। कह रहे सेक्शन 3 में और ज्यादा बताए गए ओपीसी के बारे में, फीचर्स बताए गए हैं। कह रहे हैं ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी, मतलब क्या ओपीसी कभी भी एक पब्लिक कंपनी हो सकती है? नो मैम। प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है, बहुत पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब थी एक लिमिट, अब नहीं है, अब हटा दी गई है। कह रहे जितना बोला जाएगा ना टाइम से टाइम पर, वो मिनिमम पेड अप कैपिटल उसकी रहेगी, ठीक है। लेकिन कितना बंदा है होंगे, एक बंदा होगा, यस। और साथ में मुझे एक नॉमिनी भी होना चाहिए, जहां पे भी आप देखो एक इंसान होता है साथ में नॉमिनी होता है, यस। क्योंकि देखो अगर ये कंपनी है, ठीक है, विद लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें वही बात है ना, परपेचुअल सक्सेशन भी होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं फिर वो परपेचुअल सक्सेशन तो डिफीट हो जाएगा अगर एक ही मेंबर था और वो मर गया, तो इस वजह से कह रहे हैं जब अगर वो मर गया तो एक बंदा नॉमिनी जो है उसके हाथ में भाग दौड़ आ जाएगी सारी। तो अब उसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है यूजुअली, जो आईसीआईएस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो जो ओपीसी में बच्चे एक सिंगल मेंबर है, पेड अप कैपिटल है, लेकिन अभी कोई लिमिट इसकी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, हमें बोला गया है जितनी भी प्रिस्क्राइब होगी उस हिसाब से हम उसको रख लेंगे और मानना पड़ेगा। बच्चे अनदर पर्सन कह रहे हैं जो ओपीसी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए ना, उसमें एक इंसान और का नाम होना चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनी कहेंगे। अगर इंसान जो ओपीसी का मेंबर था ना, वो अगर डेथ होगी उसकी या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस केस में बच्चों जो नॉमिनी है ना वो भागदौड़ अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है। तो द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर मतलब जो ओपीसी का मेंबर था, ठीक है, या फिर इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है देखो, या तो वो पागल हो गया या फिर वो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, माइनर तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनर अगर होता तो वो ओपीसी का मेंबर कभी बन ही नहीं सकता था, ठीक है। बिकम्स ए मेंबर ऑफ द कंपनी, तो कह रहे हैं वहां पे हमें क्या चाहिए, एक सब्सक्राइबर की जगह एक क्या चाहिए, एक नॉमिनी चाहिए। कौन चाहिए बच्चे, नॉमिनी चाहिए, ठीक है। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent, और ये जो इंसान है ये नॉमिनी बच्चे क्या देगा, अपना रिटन कंसेंट देगा, राइटिंग में देगा। और ये जो कंसेंट है, क्या कंसेंट, कि आई एम दो आई सॉरी आई एम विलिंग टू बिकम अ नॉमिनी ऑफ द ओपीसी विद सो एंड सो, ठीक है। और ये जो नाम है, जो कंसेंट है जो वो साइन करके देगा, वो किसके साथ फाइल करोगे आप, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ, आरओसी के साथ, yes, ठीक है, विद द कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना कि अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ओपीसी, क्या आप बिना नॉमिनी के इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आंसर इज नो। सच द पर्सन में मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, बच्चे अब कल को वो जो इंसान है अगर वो नॉमिनी नहीं बनना चाहता, उसको अलाउ करना चाहिए ना कि वो बाद में मना भी कर सके। कह रहे हैं हाँ वो मना कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप नाम चेंज कर रहे हो नॉमिनी का, ठीक है ना, देखो तो मेंबर ऑफ द ओपीसी में at any time change the name of the other person by giving a notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar। अब कह रहे हैं अगर से सपोज मेंबर की अपनी मर्जी है, उसने अगर नॉमिनी का नाम चेंज करना है, से सपोज अब वो कहता है कि मेरे को इसको नॉमिनी नहीं बनाना, मुझे किसी और को बनाना है, तो कह रहे कर सकता है। कंपनी में पहले अपने दर्ज करेगा और फिर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा, मतलब कि इन्फॉर्म करेगा, ठीक है।
उसके बाद एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। कह रहे नाम ही चेंज हो रहा है, ऑल्टर नहीं हो रहा है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में चेंज नहीं आ रहा, बस नाम बदला आ रहा है दूसरा। तो इसको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानते। ठीक है। Yes, ma'am. Eligibility. The natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year, shall be eligible to incorporate an OPC, shall be a nominee for the sole member of। अब कह रहे हैं कौन नेचुरल पर्सन, मतलब कि इंसान। ठीक है, वो ही जो है बच्चे मेंबर बन सकता है किसका, ओबीसी का। ठीक है। दूसरा क्या है, वो कम से कम कितने दिन इंडिया में रहा हो पिछले साल, 120 डेज। ऐसा हमने कहीं और भी पढ़ा था, एलएलपी में भी पढ़ा था। हमने कहा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो 120 डेज जो है रेसिडेंट रहा हो इंडिया का। सेम देखो डेज वही है, यहाँ पे भी 120 डेज है। तो कह रहे हैं अब एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो ही ओपीसी का सब्सक्राइबर बन सकता है, मेंबर बन सकता है। एंड वो कितने टाइम तक इंडिया में रहा हो पिछले साल, 120 डेज मिनिमम। शाल बी ए नॉमिनी, और अब वो क्या कह रहे हैं, नॉमिनी भी ये उसके लिए, नॉमिनी भी बच्चे क्या हो सकता है, वो भी 120 डेज मिनिमम इंडिया में रहा हो। ठीक है, तभी वो नॉमिनी बन सकता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच ओपीसी। अब कह रहे एक इंसान अगर उसकी ओपीसी है ना, वो एक और कंपनी में एक और नई कंपनी खोल नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप एक कंपनी में नॉमिनी हो तो आप किसी और कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकते। फिर से, अगर आपने ओपीसी का मेंबर बनना है, मतलब ओनर बनना है, या आपको नॉमिनी बनना है, तो आप किसी और कंपनी में या ओपीसी में ना मेंबर हो सकते हो ना ही ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है बेटा। फिर नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन शेयर होल्ड शेयर विद द विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी भी आप माइनर को एडमिट नहीं कर सकते। जो सब्सक्राइबर है वो भी माइनर नहीं हो सकता, नॉमिनी भी माइनर नहीं हो सकता। तो बच्चे इसके ऊपर केस स्टडीज जैसी हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। से सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो मुझे ध्यान आ रहा है। एक इंसान है, उसने ना ओपीसी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब वो जो है आप बताओगे कि ये डिफाइन करोगे पहले तो ओपीसी के एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ओपीसी जो है इज अ कंपनी, अ न्यू कंपनी फॉर्म विद वेयर देयर इज ओनली वन मेंबर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बच्चे, वो जो मेंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, ही शैल अपॉइंट अ नॉमिनी। ठीक है, No. and who shall not be a minor must at least have stayed in India for period of 120 days and must be a natural person। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा से सपोज के, अब ये जो इंसान है, से सपोज जैसे कि एग्जाम्पल जो ध्यान में आ रहा है, एक लड़की की बहन बहन को उसने, एक लड़के ने अपनी बहन को नॉमिनी बना लिया था ओबीसी में। ठीक है, अब उसकी बहन की शादी हो रही थी और वो कहीं और शिफ्ट हो रही थी बाहर, अब्रॉड। हाँ, तो वो कह रहे थे कैन शी स्टिल कंटिन्यू टू बिकम नॉमिनी इन द कंपनी ओबीसी। सो आंसर वाज नो। Why? Because she is permanently going outside abroad. तो minimum requirement क्या है, that the nominee of the OBC shall remain for at least period of 120 days in the previous year। ठीक है, बट अगर वो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में ये था कि कैन शी मेंटेन हर ये नॉमिनीशिप इन द ओबीसी इफ शी स्टेज इन इंडिया, कम से मतलब कि परमानेंटली बाहर नहीं शिफ्ट हो रही है और फिर यहाँ पे इंडिया में अपनी मिनिमम। हाँ, तो कहेंगे कि हाँ शी कैन मेंटेन बट ओनली इफ शी स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 120 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। ठीक है, conversion, कह रहे such company cannot be incorporated or converted into company under section 8 of the act। now what are section 8 companies बच्चे? सेक्शन 8 कंपनीज अभी से पढ़ लो, जो भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए होती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है। ठीक है, तो कोई भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वाली कंपनी ओपीसी नहीं बन सकती, और ओपीसी कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी नहीं बन सकती। मतलब ना वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है ना ये उसमें कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर? तो इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केसेस। लेकिन अगर बाद में ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, वो हो सकती है, किसी और बंदे को बोल सकती है यहाँ सेकंड 2 मेंबर्स आ जाएंगे और वो प्राइवेट कंपनी रन कर सकते हैं। एंड कितने मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक,
पब्लिक में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। ठीक है बेटा। उसके बाद such company cannot carry out NBFC activities including investment in securities of any body corporate। अब कह रहे हैं ये जो ओपीसी है ये कभी भी नहीं बन सकती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं एनबीएफसीज, उसमें ये कन्वर्ट नहीं हो सकती और ना ही ये किसी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हमने ये तो कह दिया कि किसी और कंपनी में नहीं कर सकती, तो कह रहे हैं किसी और कंपनी मतलब एनबीएफसी में भी नहीं कर सकती एंड किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में भी नहीं कर सकते। सिर्फ कंपनी ही नहीं, कह रहे इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी फॉर्म या कॉर्पोरेट फॉर्म में आप नहीं कर सकते अगर वो ओपीसी का ओनर या नॉमिनी है। ठीक है, यस और नो? तो क्या एक ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? नो। क्या एक ओपीसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस। क्या वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस। यस, वो पब्लिक कंपनी नहीं होती है पर क्या वो कन्वर्ट हो सकती है? यस। नेचर ऑफ ओपीसी इज प्राइवेट। देखो फिर से, नेचर ऑफ ओपीसी इज प्राइवेट बट इफ इट वांट्स टू convert itself into private or public company, yes, it can convert itself into private or public company. But can it ever convert itself into Section 8 company? No. Can it ever become a NBFC? Can it have any investments in NBFIs? No. Can it ever invest in body corporates? No. No. अब क्लियर है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं गया। यू नेवर नो, अगर पंगे लेने का मन करा रहेगा पूछ लेगा। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या है आ जाओ। If OPC or any officer of the company contravenes a provision, they shall be punishable with a fine which may extend up to 10,000. ठीक है, 10,000 with a further fine which may extend up to 1,000 for every day after the first during which contravention continues. Here the member can be the sole member and a director. अब क्या कह रहे, पेनल्टी क्या रहेगी बेटा? 10,000 रुपए और अगर उसके बाद 1,000 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, अगर कोई भी प्रोविजन को आपने कॉन्ट्रावीन किया, मतलब आप 120 डेज मिनिमम नहीं रहे पिछले साल, या आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, या आप क्या कर रहे हो उसको कोई भी और एनबीएफसीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपका नॉमिनी जो है वो ऐसा हो या कुछ भी एक्सवाइजी माइनर को आपने बना लिया, तो क्या पेनल्टी है? 10,000 प्लस 1,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। क्लियर है? कोई जेल इसमें नहीं है। ठीक है, इसको भी आप एलएलपी के साथ नीचे वाले में एक हेडिंग डाल के अगर जगह है तो वहां पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसकी तरफ एक ही है पेनल्टी। नहीं, ये पनिशमेंट काट दो, कोई जरूरत नहीं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट इज प्राइवेट। मैम पेनल्टी किस वजह से है? बच्चे अगर कोई भी प्रोविजन आपके है ही नहीं सिलेबस में, आप छोड़ दो, करना ही है, बुक में नहीं है आपके। ठीक है, ओके। कंपनी का सेक्शन क्या बच्चे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। ओपीसी क्या था? और प्राइवेट का क्या है? वेरी गुड, 68 क्या है? यस। बच्चे प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वो वाली कंपनी जो कि जिसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल जो कि बोली जाएगी कि उसके आर्टिकल्स में इतनी होनी चाहिए वो हो। अब कितनी है क्या नहीं है वो अब हटा दी गई है, पहले होती। ठीक है, अब आगे रिस्ट्रिक्ट। बच्चे क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है? नो। रिस्ट्रिक्शंस हो, restricts the transfer of its share except in OPC limits or the number of the member to 200 मैक्सिमम। मतलब ओपीसी में तो ऑब्वियसली 200 बंदे हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, लेकिन प्राइवेट में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। कितने हो सकते हैं? 200। फिर से कितने हो सकते हैं? और पार्टनरशिप में 50 पार्टनरशिप 50 हाँ बेटा 50। और जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। यस।
प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन्स होल्ड वन, और ये कहानी जो मैं सुनाऊंगी ना, बहुत ध्यान से पहले ना समझ लेंगे, इंग्लिश वाला था, ठीक है। इसका मैं बार बार बच्चों को बताती हूँ, क्लास में कहेंगे आज सुन लिया, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, टेस्ट में अगर मैं डालती हूँ, शायद कोई एक बच्चा होता है जिसने आंसर सही करा होता, बाकी सारे डब्बे गुल होते हैं। देखो, क्या कह रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक से छोटे से 200 की बात हो रही है, कितने हमने कहा मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200 मेंबर्स होने चाहिए। अब कह रहे हैं उस 200 में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इंक्लूड नहीं होंगे, जो कि इंक्लूड नहीं होंगे। अब कह रहे हैं से सपोज, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ना ये गलतियां करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, और मेरे को बहुत बाद में गुस्सा आता है। अब क्या है ना, मंजीत और भावना है, इन्होंने इकट्ठे शेयर्स खरीद लिए। क्या कर दिया, इकट्ठे शेयर्स खरीद लिए, से सपोज 20 शेयर्स इकट्ठे खरीद लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ने इकट्ठे खरीदे हैं तो क्या इनको अलग अलग मानेंगे कि एक ही मानेंगे, एक एक ही मानेंगे। मानी। कि इन्होंने 20 शेयर खरीदे तो 20 इसके 20 इसके, ना भैया, दोनों ने इकट्ठे 20 खरीदे, दोनों ने इकट्ठे 20 खरीदे। तो यहाँ पे ये लाइन देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट, ये लिखे ना प्रोवाइडेड दैट, ये लाइन प्रॉब्लम सुन लेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन्स, मतलब मंजीत एंड भावना, टू और मोर पर्सन मतलब टू मान लो एक तरीके, ठीक है, होल्ड वन और मोर शेयर, एक या एक से ज्यादा 20 शेयर्स पर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, जॉइंट होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ जॉइंट शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अगर उन्होंने खरीदे हैं तो उनको एक मेंबर माना जाएगा कि अलग अलग माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। ये दोनों दो लड़कियां नहीं है, ये कंपनी की आंख में एक है। पक्का बच्चे। उसके बाद अब ये जो नीचे वाली कहानी लिख रहे हैं ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, देखो प्रोवाइडेड का मतलब है कि तुम ये जो प्रोविजन है ना, ये तुम आधी पढ़ रहे हो, सुनो सुनो आगे सुन के जाओ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कह रहा है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, पूरी बात सुन के जा भाई। इसका मतलब ये प्रोवाइडेड फर्दर मतलब कि इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं, जो 200 वाली बात है ना, इसको और सुनो, जल्दी मत बचाओ, थोड़ा सा और भाषण सुन के जाओ, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कोई भी जो एम्प्लॉई है ना बेटा हमारी कंपनी के, ठीक है, अब इम्प्लॉइज जो होते हैं बच्चे, उसको भी हम शेयर्स दे सकते हैं, देते हैं यस हम, मैम। देते हैं, राइट शेयर्स देते हैं। तो कह रहे हैं अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं अभी बात समझा रही हूँ। अगर कोई एम्प्लॉई था, एम्प्लॉय समझते हैं, शेयर होल्डर नहीं है, एम्प्लॉई है, मेरी कंपनी में काम करता है, मैनेजर है, वर्कर है कोई, हाँ? उसने शेयर खरीद लिए या उसको हमने शेयर दे दिए, ठीक है, चाहे उसने खरीदे चाहे हमने उसको शेयर दे दिए, तो अब वो शेयर होल्डर भी है, यस मैम। एम्प्लॉय नहीं है, साथ में शेयर होल्डर भी है बच्चे, तो उसको भी हम 200 में काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उसको भी 200 में काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कहाँ होती है, कह रहे हैं कि फॉर्मर एम्प्लॉय, फॉर्मर मतलब जो पहले मेरी कंपनी में एम्प्लॉय था, फॉर्मर मतलब पहले मेरी कंपनी में एम्प्लॉय था अब नहीं है, फॉर्मर एम्प्लॉय, जिसको उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, जिसको उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, फिर से बोल रही हूँ, जिसको उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, जिसको उसकी एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में शेयर्स दिए गए या उसने खरीदे, उसको भी काउंट नहीं करेंगे, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। नहीं अब करेंगे। से सपोज एम्प्लॉय नहीं था, जब एम्प्लॉय जब नहीं था उससे हम्म। पहले कंपनी के शेयर होल्ड किया, तो वो शेयर होल्डर है कि नहीं है, है। फिर उसके बाद वो मेरा एम्प्लॉय बन गया, तब भी वो रहेगा ना 200 में काउंट, क्योंकि उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट से पहले खरीदे थे शेयर्स। हाँ, आज 50 पर पूछ लो, मैं जाऊंगी, पर मेरे को आंसर में जब टेस्ट कराऊंगी, जब मैं दूंगी लिखने के लिए, तो मेरे को गलत नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ आधा घंटा ये पूछ लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
और आंसर मेरे को गलत नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, एक एम्प्लॉई है यार, ठीक है ना, एक एम्प्लॉई है, से सपोज तुम सारे खुद हो, अपना अपना नाम मान लो कि तुम एक कंपनी में एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो तुम इतना अच्छा काम कर रहे थे कि तुम्हारे को ना हमने शेयर्स मैंने दे दी। अपना अपना नाम सोच लो, ठीक है, तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हें शेयर्स देती है। तो जब बच्चे मैं अपनी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करूंगी 200 को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, अगर मुझे पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी उसके बाद। समझ रहे हो ना, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि आप पब्लिक कंपनी और आप प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो क्या आप अपने नंबर से काटोगे? समझ गए? इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बच्चे क्या मैं तुम लोगों को अपने 200 वाले नंबर में काउंट करूंगी? आंसर इज नो, नहीं No, करूँ। ma'am. यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। दूसरा, तुम अपने आप को मान लो तुम्हारा नाम है, ठीक है, तुमने क्या किया था बच्चे, शेयर जो है खरीद लिए थे कुछ मेरी कंपनी के। ठीक है, तुमने शेयर जो है खरीद लिए थे। तो बच्चे मैं तुम्हारे को इस टाइम पे क्या अपनी मेंबरशिप में काउंट करूंगी नंबर ऑफ 200 में? आंसर इज यस, करूंगी ना? 200 में काउंट करूंगी ना? अभी तो मेरे Yes. एम्प्लॉय नहीं हो क्या, नहीं हो। No, ma'am. इसके बाद ना तुम क्या हुआ, तुमने मेरी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ले ली। अब तुम क्या हो, मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो क्या मैं तुम्हें काउंट करूंगी अपने मेंबरशिप में? यस, Yes. करूंगी। अब एक और इसी का केस बन जाता है, यहाँ तक समझ आया ना तुम्हें? अब बेटा क्या हुआ ना, तुम एम्प्लॉय थे और तुम अब मेरी कंपनी छोड़ के चले गए, ये वाला टाइम पीरियड आया, तुम यहाँ खड़े हो, तो अभी भी तुम्हारे पास मेरे शेयर्स हैं, यू आर स्टिल होल्डिंग माई शेयर्स, तो क्या मैं तुम्हें काउंट करूंगी? Yes. तो पहले जब किया तो दोबारा से थोड़ी ना, तुम्हारे को जब यहाँ तक तुम काउंट हो रहे थे, छोड़ के जाओगे तो क्यों नहीं काउंट करूंगी? अरे खरीदे तो पहले हुए थे ना, तब Yes, काउंट। ma'am. तो जब छोड़ के चले जाओगे तब भी काउंट करूंगी ना। सिर्फ कब काउंट नहीं करना, वो बात लॉन कर लो तुम। ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ भी कटरम पटरम हो उसमें तुम हो। ठीक है, कब नहीं तुम्हें काउंट करना बेटा, जब तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, जब तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो और इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान तुम्हें शेयर्स दिए गए, सिर्फ तब तुम काउंट नहीं होगे। इसके पहले तुमने खरीदे तब भी तुम काउंट हो गए, इसके बाद तुमने खरीदे तब भी तुम काउंट हो गए, तुमने पहले खरीद के अब इस सिचुएशन में तब भी तुम काउंट होगे। सिर्फ वो वाले शेयर जो कि तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, वो वाले शेयर जो तुम्हारे को एम्प्लॉयमेंट के दौरान दिए गए हैं, सिर्फ वो काउंट नहीं होते। ठीक है, अगर अगर मैम जैसे वो एम्प्लॉय था तब उसको शेयर दिए, फिर हाँ उसने वो जॉब छोड़ दी तो वो काउंट होएगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, वही तो कह रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर शेयर्स दिए गए तो नहीं होंगे, अगर तुमने छोड़ भी दिए तभी। मैंने फॉर्मर एम्प्लॉय से स्टार्ट किया ना, मतलब पहले के अगर एम्प्लॉय भी थे तब भी। अभी पढ़ाऊंगी फिर से समझाऊंगी, ठीक है यक्ष? अगर ना समझ आया बेटा फिर से पूछना। आ गया मैम, आ गया। हाँ नहीं, अगर अब पढ़ के भी देखो अगर कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना, ये मत सोचना कि हमने पूछ लिया, अभी पूछो जितना दिमाग खाना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब तुम अभी एम्प्लॉय भी हो, अभी एम्प्लॉय हो, एंड मतलब और एंड मतलब साथ में, ये वाले लोग भी कौन से, एक तो एम्प्लॉयज एंड कौन सा बच्चा, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, जो पहले एम्प्लॉय थे, जो पहले एम्प्लॉय थे, जो पहले Yes. एम्प्लॉय थे, ठीक Hey. है, ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब वो एम्प्लॉय थे उनके एम्प्लॉयमेंट के दौरान उनको मेंबर बनाया गया, मतलब उनको शेयर्स दिए गए। समझ आ रही है लाइन? एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेस, मतलब उन्होंने शेयर जो है छोड़े नहीं है, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है, मतलब एम्प्लॉय नहीं है पर शेयर होल्डर अभी भी है। ऐसे लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स दिए गए, अभी भी शेयर्स पकड़ के बैठे हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उनको शेयर्स कब दिए गए थे? तो क्या उनका नाम काउंट होगा?
नहीं होगा, ये लिख देखो, shall not be included in the number of members and prohibits the invitation to public to subscribe for any shares. तो obviously अगर प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिकली शेयर्स को पैसे मांग सकती है, शेयर कैपिटल इशू कर सकती है पब्लिकली. ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक एट लार्ज. प्राइवेट नहीं कर सकती, वो तो अपने फ्रेंड सर्कल ही होता है ना सिर्फ. क्या कोई प्राइवेट कंपनी के तुम शेयर्स स्टॉक लिस्टेड देखते हो क्या? जितनी भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होती है जो कि लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो सारी पब्लिक कंपनीज होती है, प्राइवेट नहीं हो. हजारों करोड़ों में लोग होते हैं ना जो शेयर्स खरीद के बैठे होते हैं, कि सिर्फ 100 लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट नहीं है. समझ आ रही बात? अब मैं इसके ऊपर ही बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, सो दैट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क के आई समझ. ठीक है, जस्ट हैव सम पेशेंस. हम इसको पहले मैं कंप्लीट करूंगी टर्न बाय टर्न, फिर हम पब्लिक पे प्राइवेट कंपनी एक बार सिग्निफिकेंट पॉइंट करा के फिर मैं आगे स्मॉल पे जाऊंगी. तो अच्छा, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है ना कोई लिमिटेड रिक्वायर्ड. नो. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 2. लेकिन ओबीसी में कितने हैं? 1. टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉइज जो कि अभी भी हैं, कम मेंबर्स एंड अर्स्ट वाइल मतलब पहले जो मेरे एम्प्लॉय प्लस मेंबर्स थे. ठीक है. राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स इज लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड. प्रोहिबिट मतलब कि आप प्राइवेट सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिकली लिस्ट नहीं कर सकते. स्मॉल कंपनी हमेशा क्या रहती है? एक प्राइवेट कंपनी रहती है, और ओपीसी भी सिर्फ क्या है? प्राइवेट कंपनी की तरह ही फॉर्म होती है. ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये है जून अटेम्प्ट का. ठीक है, जून अटेम्प्ट में आया था, तो मे बी आपके अटेम्प्ट में भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते. देखना है यहाँ पे लिखा है लॉ सितंबर, लॉ जून कहीं दिख रहा है नहीं है ना, इसलिए लॉ सितंबर. तो इसमें भी नहीं है ये एक्चुअली, इसमें तो हाँ वो मैंने शायद क्वेश्चन पेपर में डाला था. हाँ इसका तो गवर्नमेंट कंपनी का है, देखो जून में ये दिख रहा है. ये शेयर होल्डिंग है, पब्लिक कंपनी में मैंने कराई नहीं इसकी डेफिनेशन. हाँ ये मैंने इस बारे में बताया था, आएगा ऑप्शन से, वो भी आया था. हाँ इसमें नहीं है आई थिंक, वो क्वेश्चन पेपर में था, देखती हूँ मैं एक सेकंड. इस बारी का देखते हैं फिर पेपर. नहीं उसमें लिखा है क्वेश्चन पेपर, मैंने किसमें डाल के बनाया है. फिर आए तुमको क्वेश्चन. ये लो आ जाओ, ध्यान दो. पार्ट एक मिनट, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना. पार्ट एक लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. ठीक है, पहले क्या थी? पब्लिक कंपनी. देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो.
अभी एक बार इसको छोड़ दो, नीचे की कहानी पढ़ो। The BOD of Bartek Limited proposed to convert it into a private company. Also advise whether a reduction in the number of members is necessary. तो बच्चे आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 आगे करके आएगा, पब्लिक कंपनी को डिफाइन करोगे। नेक्स्ट लाइन सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 सॉरी 67 67 68 सॉरी, हाँ, वो क्या डिफाइन करता है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे कि एक प्राइवेट कंपनी जो है रिस्ट्रिक्ट करता है इट्स मेंबर्स ओनली अप टू 200। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? फैक्ट्स ऑफ द केस होगे कि ये जो पार्टेक है ये एक पब्लिक कंपनी थी जिसमें 230 मेंबर्स थे, जिसमें ऐसे से है कि डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, क्या ये काउंट होंगे बेटा काउंटिंग में? 9190। हाँ, डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स तो काउंट करोगे ना, एम्प्लॉयज को काउंट करोगे? कौन कहता है यस? कब करते हैं 200 की लिमिट में एम्प्लॉयज को काउंट? एक्स एम्प्लॉय शेयर्स वर allotted when they were employees, former employees who were वो क्या कहते हैं allotted shares when they were in employment। बोलो नो, बच्चे। नहीं करेंगे मैम। 15 मिनट लगाया बेटा मैंने, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 5 couples holding shares jointly in the name of husband and wife, ये देख लो 5 into 2 कर रखे हैं, तो इसको मैं कितना मानूंगी? 5। 5 मानेंगे। shares jointly in the name of husband and wife, तो ये this should be 5। ठीक है, इसको क्या काउंट यस। करोगे आप? तो नहीं काउंट करोगे की बात है, क्योंकि देखो इन्होंने इंटू 2 करके देखा है ना, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम मानते कि 10। ठीक है, फिर अदर्स ये काउंट होंगे। Yes. 190 प्लस 5 प्लस 5 200 है, क्या कोई रिडक्शन रिक्वायर्ड है बेटा? नो मैम। नो। मैम इंटू 2 नहीं लिखा हुआ, फिर भी जॉइंटली तो लिखा हुआ है। क्या? मैम आप कह रहे हो इंटू 2 लिखा होता तो 10 मानते। अरे यार तभी तो 10 मानना है ना बेटा। 2 मतलब एक, 5 शेयर होल्डर्स हैं, 5 शेयर्स हैं और दो बंदों ने एक शेयर होल्ड किया हुआ है, तो ये कह रहे हैं 2 शेयर होल्डर है, दो थोड़ी ना, उनको सिंगल शेयर होल्डर काउंट करेंगे ना। यस उसकी मैम। आगे वो कह रहा है कि अगर इंटू 2 लिखा है तो 10, नहीं 10 थोड़ी ना लेंगे। नहीं, वो बोल रहा है आप जैसे बोल रहे हो, अगर इंटू ये नहीं लिखा हाँ हाँ तब 10 मान लेना। हाँ वो हाँ बोल रहा हाँ है कि हाँ वहाँ जॉइंटली लिखा है। हाँ, जॉइंटली लिखा है तभी तो उन्होंने इंटू 2 करके लिखा है ना बेटा। 5 कपल्स भी लिखा है, यस मैम। समझ गए ना? अगर 2 शेयर्स लिखा होता, 5 कपल्स जॉइंटली होल्ड 2 शेयर्स, तब तो 10 चलता। थोड़ा सा यस बताइए मैम। क्यों लिखा है यहाँ पे। अब मैं आपको इसका सजेस्टेड आंसर भी दिखा दूं, देख लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है इसका 3 का बी पार्ट। हाँ जी, फिर आज इसका आंसर आ चुका। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 सब, एक मिनट, सब्सिडरी कंपनी आ गई, सॉरी ये है बी पार्ट ना, हाँ सॉरी, हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी, ये डिफाइन किया हुआ उन्होंने। मैं कह रही हूँ आपको पब्लिक भी अब थोड़ा सा समझा दे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, however 2 or more persons holding 1 or more shares jointly, वो क्या है? सिंगल मेंबर काउंट करोगे। ये देखो प्रोविजन लिखी है, फर्दर प्रोवाइडेड, देखो पूरा का पूरा डेफिनेशन ही लिखी है, देख रहे हो? फिर इसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे आप। इन्होंने देखो ये एमटीपी है, लेकिन आपको हमेशा इससे बेटर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस दोगे बेटा, फिर आप लिखोगे डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स कितने हैं, ये हमने काउंट किए थे ना। यस मैम। इंटू 1 करोगे आप कहोगे 5, क्योंकि सिंगल मेंबर से काउंट किया जाएगा इनको, एंड अदर्स को भी करोगे। देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन, व्हाई? बिकॉज 200 को एक्सीड नहीं कर रहे। आप अपनी थोड़ी सी और ज्यादा इसको वो भी कर सकते हो, हाँ, थोड़ा सा बेटर भी कर सकते हो इसको, कैसे करके कि जो इम्प्लॉइज हैं ये वाले नंबर जो है उसको हम नहीं लेंगे, ये जो सिंगल है इसको हम जॉइंटली क्योंकि है तो उसको क्या करेंगे? 1 ही मानेंगे। इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है आपसे। ओके मैम। स्मॉल कंपनी करते हैं।
But a small company has been defined under section 2 section 85. एक ये सिंपल सीधी सी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि स्मॉल कंपनी को डिफाइन करो, इतना टाइम से नहीं आया रट्टा। ठीक है, सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 85 5 कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो क्या एक पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी हो सकती है? प्राइवेट नो कंपनी, यस। प्राइवेट स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। अब बच्चे याद है जैसे हमने वो एलएलपी में मैंने आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट समझाई थी, वही है इसकी डेफिनेशन, बट लर्न करनी पड़ेगी। एक बार स्टैटिस्टिक्स में साथ क्रॉस चेक कर लेना कि यही है कि नहीं है। बच्चे देखो, paid up share capital which does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores। ठीक है, सेम है। तो बच्चे यहाँ पे समझेंगे जिसको नहीं उस टाइम पता था। कह रहे हैं कि 50 लाख अभी जो है कितनी पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितनी है? 50 लाख। 50 लाख। किससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती? 10 करोड़ इवन आफ्टर एनी चेंजेस लेटर ऑन। अगर बाद में गवर्नमेंट इसको चेंज भी करना चाहे तो मैक्सिमम कितनी चेंज कर सकती है? 10 करोड़। उससे ज्यादा इसकी लिमिट कभी भी नहीं हो सकती। एंड का मतलब प्लस कि हमारी जो पेड अप कैपिटल है इस टाइम पे 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड टर्नओवर जो है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता बच्चे? 2 करोड़। और एनी सच हायर अमाउंट विच कैन नॉट एक्सीड 100 करोड़। ठीक है, आ जाओ। Paid up capital which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores। ठीक है, turnover as per the P&L account for the previous immediately preceding financial year does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crores। ये जो अब ये 4 करोड़ और ये सब कुछ है, ये मैंने ऐसे एग्जांपल देने के लिए लिखा हुआ है कि अगर बीच में अगर गवर्नमेंट चाहे तो वैसे मे भी चेंजेस ला सकती है। समझ आ गया? ये डेफिनेशन Yes, समझ आ यस गया? देखो एलएलपी जैसी सी है, बस इसको लर्न करना पड़ेगा। इसकी पेड अप कैपिटल मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी है? 10 करोड़। 50 लाख। 50 लाख जो कि अगर बाद में अमेंडमेंट आई तो मैक्सिमम कितनी एक्सीड हो सकती है, कितनी जा सकती है? मैक्सिमम 10 करोड़। अभी यहाँ पे टर्नओवर कितना है भावना? 2 करोड़, लेकिन मैक्सिमम दिव्यम कितना जा सकता है? 100 करोड़। फिर से पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है मैक्सिमम? 50 लाख जो कितनी मैक्सिमम हो सकती है बाद में भी? 10 10 करोड़ करोड़। हो सकती है इवन विद अमेंडमेंट्स। और उसका जो टर्नओवर है वो कितना है? और मैक्सिमम है 2 करोड़ 2 जो करोड़। कि कभी भी अगर अमेंडमेंट भी आ गई किससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता? 100 2 करोड़। करोड़। श्योर है? एक्सेप्शंस क्या है बच्चे? कह रहे हैं अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, मेरे को एक बात बताओ, एक पापा है किसी के बच्चे के, वो कहें कि मैं तो छोटा हूँ अभी, तो क्या वो छोटा माना जाएगा कि नहीं? कभी छोटा नहीं माना जाएगा। हाँ। अगर से सपोज अभी मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं, मेरा बच्चा है और मैं कहती हूँ मैं तो खुद की बच्ची हूँ, तो तुम मानोगे इस बात को? नहीं। तो कोई बात नहीं। होल्डिंग जो है, जो होल्डिंग कंपनी है किसी सब्सिडरी की, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई होल्डिंग कंपनी अगर है ना बेटा, होल्डिंग मतलब कि तुम इतने बड़े हो कि अपनी कंपनी के अलावा तुम किसी और कंपनी को भी होल्ड कर रहे हो। अपने आप को तो मैं चला रही हूँ, साथ में अपने बच्चे को भी चला रही हूँ, तो क्या मैं बच्ची हो सकती हूँ? कभी भी नहीं। तो नो कह रहे हैं मैम अपने आप को भी चला रहे हो और एक और एंटिटी को भी तुम होल्ड कर रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, देन यू कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। नंबर 1। So can a holding company of a subsidiary be ever a small company? Answer is no. A company registered under Section 8. Section 8 वाले कौन सी बताओ? Charitable objective, वो भी कभी भी small company नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? A body corporate governed by any special act, अगर कोई स्पेशल एक्ट के तहत कोई बॉडी कॉर्पोरेट बनाई गई है तो वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, वो स्पेशल कंपनी में आएगी। ठीक है बेटा? फिर for the purpose of clause 1 subclause 2 of clause 85 of section 2, सुनेंगे फिर से क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा? ये सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ सबसेक्शन सब क्लॉज, एक सेकंड रुको ना, इन्होंने पूछा ऑफ क्लॉज लिखा ना,
तो मैं कैसे इसको सब क्लॉज कर दूं? उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वी कैन नॉट लाइक, अगर इन्होंने क्लॉज बोल दिया तो इट इज गोइंग टू बी अ क्लॉज ओनली। ठीक है, सब क्लॉज क्या है? 1 and 2 टू। दोनों। ठीक है, मतलब कि ये इसकी बात कर रहे हैं 1 and 2, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, Yes. देखो सेक्शन 285 है, उसके क्लॉज सब क्लॉज 1 and 2 कह रहे हैं, इनकी कहानी सुनते हुए जाओ आगे। ये कह रहे हैं, ठीक है बेटा, कह रहे हैं the paid up capital and turnover of a small company shall not exceed 40 crores and 4 crores and 40 crores respectively। अब कह रहे हैं कि इस टाइम पे इस टाइम पे अगर हम मैक्सिमम भी, अगर गवर्नमेंट चाहे ना, मैक्सिमम भी गवर्नमेंट चाहे तो वो कितना एक्सीड कर सकती है कैपिटल के टर्नओवर को, सॉरी कितना एक्सीड कर टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी बेटा? 4 करोड़ और कैपिटल 4 करोड़। इस टाइम पे मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या बेटा? इसकी है 4 करोड़, वो इसलिए लिखा हुआ था मैंने, और यहाँ पे क्या है 40 करोड़। ठीक है बेटा, यस मैम। तो क्या कह रहे हैं कि स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी गई थी ना, देखो मैंने आपको बताया टाइम बाय टाइम ना ये लिमिट चेंज होती रहती है, फिर से समझा देती हूँ। देखो टाइम बाय टाइम ना दिव्यम, ये लिमिट्स क्या होती रहती है? चेंज होती रहती हैं। जब ये डेफिनेशन दी गई थी ना, जब ये डेफिनेशन दी गई थी तो ये बोला हुआ था कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 50 लाख। लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कितनी कर रखी है मैक्सिमम इसकी पेड अप शेयर कैपिटल? 4 करोड़। कितनी कर दी है? 4 करोड़। तो अगर आज के टाइम से आपको क्वेश्चन आए, डेफिनेशन पहले लिखोगे, उसके बाद आप कहोगे कि सिंस अभी इसकी पेड अप कैपिटल क्या है, एग्जाम्पल है 2 करोड़, तो हाँ ये हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम अभी गवर्नमेंट ने कितनी अलाउ कर रखी है? 4 करोड़। कितना मैक्सिमम कर सकती है? 10। आ रही बात समझ? हाँ, इसको यस। ऐसे, हाँ 10 से नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। अभी इस टाइम पे पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने कितनी कह रखी है रीमा? 4 करोड़। टर्नओवर कितना कह रखा है आपका? 40 4। करोड़ ठीक है बेटा, ये टाइमलाइन छोटी सी बना लो अपनी किताब, ठीक है, ताकि आपको लर्न रहे। बीच में 4 और 40 बना ले। नालिया, दिव्यम, आया समझ? किसी को डाउट है बेटा इसमें? भावना? नो। फिर बच्चे अमेंडमेंट रूल आया था ना ये 2021 में, तो इसमें यही बोला गया था, ये जो अभी हमने ऊपर लिखा है, कि पहली बात तो स्मॉल कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है, उसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 4 करोड़ है, और मैक्सिमम टर्नओवर कितना है? 40 करोड़ है। ये कब आया था? 2021 में ये चेंजेस आए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कब किए थे? 2021 में, जो भी हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, दिव्यांग को डाउट है? तुम्हारे 22। 22 है। चलो तुम अपने हिसाब से लर्न करो जो भी है। ठीक है, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इट शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है बेटा, पब्लिक कंपनी हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे को कंटिन्यू करें। यहाँ तक आप अच्छे से लर्न करके आएंगे। एक तो बच्चे स्मॉल कंपनी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, एंड ये जो फॉर प्रोवाइडेड से, ठीक है, क्योंकि ये यस मैम। किसमें बच्चा? हमारे इसमें लिखा है हाँ 2022 के हिसाब से लिखा है वो। हाँ बोलो क्या है? यस मैम। कैपिटल नॉट मोर देन 15 और एक मिनट, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 lakhs। यस हाँ, और टर्नओवर नॉट मोर देन 2 करोड़। हाँ वो तो ऊपर वाले ही है ना। तो फिर ये 4 करोड़ और 40 करोड़ नहीं एक बार अपनी बुक किताब दिखाऊंगी। ठीक तो है बच्चे ये, अरे यार बेटा ऊपर जो अमेंडमेंट है उसमें भी तो ये लिखा है ना,
shall not exceed 40 crores and rupees 4 crores respectively. तो ठीक तो है, ठीक है। वो पर डेफिनेशन लिखा हुआ है 2 करोड़ और 50 लाख, तो हमने लिखा ही हुआ है, वो शॉर्टकट है ना। हाँ ये तो शॉर्टकट है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, ठीक है। हाँ जी, मंडे को तो यूजुअली बेटा दोनों क्लासेस रहती है, ठीक है। मंडे को इको प्लस लॉ एंड ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स को, जब तक मैं कुछ और नहीं दूँ, लॉ ही रहेगी यूजुअली, ठीक है, क्योंकि लॉ हमने डिसाइड किया हुआ है वो हर रोज रहेगी, ठीक है। मैम